हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग वैद्युत चालन में धारा और धारा घनत्व को पढ़ाते हैं। देखिए, वैद्युत चालन किसे कहते हैं ये जानना है पहले, और वैद्युत चालन किनके कारण होता है फिर इसके बारे में आगे धीरे धीरे पढ़ना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता क्या है, वैद्युत चालन कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या आवेशित कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया वैद्युत चालन कहलाती है। अब आपके जैसे वायर है, ठीक, या चालक पदार्थ है, तो इसमें वैद्युत चालन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन ही किसी चालक पदार्थ के भीतर आवेशित कणों के रूप में होते हैं जो चलते हैं। आवेशित कण और भी होते हैं, चालक में परमाणु भी आवेशित होते हैं, लेकिन वो परमाणु जो है बंधों से बंधे होते हैं, इसलिए गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो आवेशित कण चलने वाले धातुओं के भीतर, चालकों के भीतर आपके इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण की प्रक्रिया वैद्युत चालन कहलाती है। वैद्युत चालन कहलाती है। ठीक, ठोसों में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक, जैसे चालक है, चालक पदार्थ धातुएं चालक है, इन सब में वैद्युत चालन की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। द्रव में भी वैद्युत चालन होता है, जब किसी द्रव में कोई अशुद्धि मिला देते हैं, ठीक, जिसे आप वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, फिर उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत अपघट्य जो है टूट जाता है। ठीक, और आयनों के कारण वैद्युत चालन होने लगता है। गैसों में भी विद्युत विसर्जन की क्रिया होती है। ठीक, जब दो प्लेटें रख लें और उनके बीच वायु भरी है और उच्च विभवांतर लगाते हैं, ठीक, तो उनके बीच आवेश का प्रवाह जो है चिंगारियों के रूप में होता है, तो वो विद्युत विसर्जन क्रिया कहलाती है। फिलहाल ठोस, द्रव, गैस वैद्युत चालन सब में होता है। ठीक, अब धातु में आसानी से हो जाता है, द्रव में शुद्धि जरूरत पड़ती है, ठीक, और गैसों के लिए उच्च विभवांतर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्रिया आपकी वैद्युत चालन। अब बात आती है कि धातुओं में वैद्युत चालन आपको पढ़ना है। धातुओं में वैद्युत चालन किसके कारण होता है, वो कण कहाँ से आते हैं, ठीक, ये आपको बताना है। तो यहां पर हम डाल रहे हैं कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये आपका धातुओं के लिए ही है। ठीक, धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो पहले आपको समझना है, ठीक है, फिर तो हम लिखेंगे। देखो, धातुओं में या धातुओं को छोड़ो, किसी भी पदार्थ की बात करो, हर पदार्थ के परमाणु के केंद्रीय भाग में धनावेशित नाभिक होता है। ठीक, धनावेशित क्यों होता है, क्योंकि नाभिक के भीतर प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन जो है अनावेशित होते हैं। ठीक, इसलिए नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है गति किया करते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में, ये आपका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस, इनके चारों ओर ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन जो है गति किया करते हैं। ठीक, इस तरह फिर आगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। देखिए, नाभिक की प्रकृति होती है धनावेशित और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है ऋणावेशित। तो जो नाभिक है ये अपने चारों विभिन्न कक्षाओं में वितरित इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। ठीक, तो कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के बीच की दूरी जितनी कम होती है उनके बीच बल उतना ज्यादा होता है।
तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप स्थित कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरस्थ स्थित कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण कम होता है। और जैसे जितना ज्यादा आकर्षण इलेक्ट्रॉनों पर होगा उससे कुछ कम पर होगा। अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इससे भी कम हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग जानते हैं बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम है। इसीलिए जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से एनर्जी प्राप्त हो जाती है, जैसे हम पदार्थ को रगड़ दें, पदार्थ को गर्म कर दें, ठीक, मतलब उसमें ऊर्जा दे दें या वैद्युत क्षेत्र लगा दें, तो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। जैसे हमने ये बनाया मैग्नीशियम के लिए बनाया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, बाहरी में 2। तो जब मैग्नीशियम को इतनी ऊर्जा मिल जाएगी, इन इलेक्ट्रॉनों को इस पर आकर्षण वैसे भी कम है, और किसी तरह से अगर थोड़ा सा भी इनको एनर्जी प्राप्त हो जाए तो ये आकर्षण से फ्री हो जाएगी। ठीक, और आकर्षण से फ्री होकर पूरे पदार्थ में अनियमित गति करना प्रारंभ कर देगा। ठीक, क्या हमने बताया, जब बाह्य स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को इतनी या किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो वो ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से या परमाणु की कक्षा से फ्री हो जाए और पदार्थ में गति करने लगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर परमाणु से बाहर निकला। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जैसे कॉपर का लेंगे, कॉपर में आप 29वां जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, 29वें इलेक्ट्रॉन सब फ्री हो जाते हैं कॉपर सामान्य तापदाब पर ही धातुओं के बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वे परमाणु की कक्षा से फ्री हो जाते हैं और पूरे पदार्थ में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। सामान्य तापदाब पर धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻29 प्रति मीटर की होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा, 10⁻29 प्रति मीटर की। ठीक, 1 मीटर क्यूब अगर धातु है तो उसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए धातुएं जो है ये विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती है। जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो पदार्थ विद्युत के उतने ही अच्छे चालक। ठीक, तो ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल था। इसका मतलब है कि जैसे हम कोई धातु का टुकड़ा ले लें, तो परमाणु तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो हर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला। जैसे कॉपर का टुकड़ा ले लिया तो कॉपर का 29वां इलेक्ट्रॉन निकला और पदार्थ के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र हो गया। और धातुओं में वैसे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत उच्च होता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। अब एक चीज नहीं समझ में आई, जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उन परमाणुओं पर तो धनावेश आया होगा। ठीक, जैसे कॉपर है, कॉपर 29 है, कॉपर 29, 2, 8, 18, 1, ये वाला निकलेगा 29वां इलेक्ट्रॉन। ये जब निकलेगा तो कॉपर प्लस Cu प्लस बनाएगा, कॉपर फर्स्ट बनाएगा। ठीक, अब बताओ जब कॉपर फर्स्ट बनेगा तो ऐसे अगर हर परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो हर परमाणु Cu प्लस होगा, है, तो हर परमाणु धनावेश हो जाता है। लेकिन धनावेश चलता नहीं, जितना ऋणावेश निकला उतना धनावेश तो उत्पन्न होगा, लेकिन धनावेश चलता नहीं है। ठीक, चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं इलेक्ट्रॉन। धनावेश जो चारों तरफ से रासायनिक बंध बने हुए हैं जिनके कारण वो फंसा हुआ है, गतिमान नहीं हो सकता। अब आप सोचो अगर धनावेश चलेगा तो परमाणु ही चलने लगेंगे। ठीक, परमाणु चलने लगे तो पदार्थ चलने लगा। ऐसा नहीं, परमाणु जो है एक दूसरे से बंधे हुए बंधन में, इसलिए नहीं चलते, चलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, और एक मुख्य बात और है, इलेक्ट्रॉन चलते ही रहता है। इलेक्ट्रॉन चलते ही रहता है कैसे? जैसे नाभिक के चारों ओर है तब भी इलेक्ट्रॉन गतिमान है, नाभिक के आकर्षण से मुक्त हुआ तब भी ये गतिमान है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का तुम ये समझ लो कि विराम अवस्था में अस्तित्व है ही, इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन ये मुक्त हुए किसी धातु के भीतर तो ये सब दिशाओं में चलेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कमरा हो, उसमें 20 व्यक्तियों को बंद कर दिया जाए, ठीक है, और जो है बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा, तो सब इधर उधर भगी है,
इनके लिए कोई ज्यादा उसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं है, सामान्य ताप पर ही चलते रहते हैं इसे, सभी दिशाओं में अनियमित गतिविधि करते हैं। तो ये आपका था वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, इसके बाद आपका ये लिखे दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं के केंद्रीय भाग में धनावेशित नाभिक होता है, नाभिक होता है। आप जानते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इसलिए वो धनावेशित हमने पहले लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में, विभिन्न वृत्ताकार कक्षाएं हो सकती हैं, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। जो छोटे परमाणु हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, थोड़े जो बड़े परमाणु हो जाते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं की हो जाती हैं, लेकिन लगभग वृत्ताकार, उनका विरूपण इतना सूक्ष्म है तो वृत्ताकार कक्षाएं बनेंगी। विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं या चक्कर लगाते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप स्थित कक्षाओं में होते हैं, समीप स्थित कक्षाओं में होते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, अधिक होता है। तथा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरस्थ कक्षाओं में होते हैं, नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में होते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण कम होता है, उन पर नाभिक का आकर्षण कम होता है, नाभिक का आकर्षण कम होता है। जब इन इलेक्ट्रॉनों को, कौन से इलेक्ट्रॉनों को, जो दूर स्थित कक्षाओं में, ठीक, जब इन इलेक्ट्रॉनों को किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से, जब इन इलेक्ट्रॉनों को किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो ये नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर या परमाणु की कक्षा से मुक्त होकर पूरे पदार्थ में अनियमित गति करते लगते हैं। ठीक, तो ये परमाणु की कक्षा से मुक्त होकर पूरे पदार्थ में अनियमित गति करने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है,
10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। इसीलिए धातुएं जो है विद्युत की श्रेष्ठ चालक होती है। यहां पर लिख लेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, अधिक होता है। अधिक ब्रैकेट में लिख देना 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक या अधिक 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है। इसी कारण जो आपकी धातुएं होती हैं ये ऊष्मा की या विद्युत की जो है अच्छी चालक होती है। अच्छा, एक और बात है, चांदी। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होता है। चांदी में प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अन्य धातुओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसीलिए चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक माना जाता है। ठीक, चांदी को सर्वश्रेष्ठ चालक मानते हैं, समझ रहे हैं। कॉपर से भी अच्छा चालक है चांदी। ठीक, अगर चालकता की बात आ जाए तो सबसे ज्यादा चालकता चांदी की ही होती है। अब आपने पढ़ा कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करने लगते हैं पूरे पदार्थ में। ठीक, अनियमित गति करते हुए एक दूसरे से टक्कर भी करते हैं, है ना। एक दूसरे से टक्कर करने में कुछ दूरी चलते हैं, दूरी चलने के साथ साथ टक्कर करने में कुछ समय भी लगता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि इन इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा। ठीक, औसत वेग क्या होगा, दो टक्करों के बीच समय कितना लगेगा, या समय की परिभाषा क्या है। या आप पढ़ेंगे कि जब हम किसी धातु के सिरे पर कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देंगे तब इलेक्ट्रॉनों के गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समय इनका वेग क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ना है। ठीक, तो इसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका रहेगा कि ऊष्मीय वेग। ध्यान दीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय चाल कह सकते हैं या ऊष्मीय वेग कह। ठीक, ऊष्मीय वेग क्या है, तो आपको हमने क्या बताया अभी कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं परमाणु की कक्षाओं से तो पूरे पदार्थ में अनियमित गति करने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को गति का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हुए, परमाणुओं से टकराते हुए अनियमित और यादृच्छिक गति किया करते हैं। ठीक, कब तक किया करते हैं, जब तक इन पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं आरोपित किया जाता है। जब तक बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जब लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा तो निश्चित रूप से किसी ना किसी दिशा में गतिमान हो जाएंगे। तो जब तक कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र पदार्थ पर हम नहीं लगाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जिस अनियमित वेग से गति करेंगे वो आपका वेग होगा ऊष्मीय। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस अनियमित वेग से गति करते हैं, जिस अनियमित वेग से गति करते हैं। ठीक, या ये लिख सकते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से अनियमित गति करते हैं, है ना, ये लिख देते हैं, जिस वेग से अनियमित गति करते हैं, जिस वेग से अनियमित गति करते हैं उसे ऊष्मीय वेग कहते हैं। ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक, ऊष्मीय वेग को हम यू से लिखते हैं। और किसी धातु के भीतर बहुत से इलेक्ट्रॉन है
तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य ऊष्मीय वेग है उसे औसत ऊष्मीय वेग कहते हैं। और देखो औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। किसी पदार्थ के भीतर सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर हम माध्य वेग निकालें, सबके वेग को जोड़ दें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग कर दें, तो औसत ऊष्मीय वेग प्राप्त हो जाएगा। और औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। अब जैसे किसी धातु के भीतर n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग u1 u2 u3 इस तरह से un तक है, तो औसत ऊष्मीय वेग आएगा u बार से आप इसको लिख सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 हो, दूसरे का u2 हो, तीसरे का u3 हो, इस तरह से बढ़ते चले जाएं। n में क्या हो? un बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको औसत ऊष्मीय वेग ये निकलेगा। सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों को जोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग कर देंगे। लेकिन आपका औसत ऊष्मीय वेग होता कितना है? u बार इक्वल टू 0। औसत ऊष्मीय वेग निकालेंगे 0। 0 क्यों होता है उसका भी रीजन, क्योंकि धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में, किसी कोई मान लीजिए कोई हमारे पास धातु का टुकड़ा है, ठीक, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलता है, कोई इधर चलता है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, ठीक। तो ये वेग जो है एक दूसरे से कैंसिल होते रहते हैं, परिणामी लिखते हैं, एक का ऊपर एक का नीचे, परिणामी कैंसिल होते हैं। तो इसीलिए औसत ऊष्मीय वेग का मान शून्य है। यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है कि यदि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग u1 u2 u3 un तो औसत ऊष्मीय डायरेक्ट लिख दिया, आपको जोड़ के आंसर औसत ऊष्मीय वेग। अब हाँ एक चीज और समझो, इनका तो कुछ मान होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो, एक का प्लस एक का माइनस, तभी तो 0 हो रहा है लास्ट में, लेकिन इनका मान तो कुछ ना कुछ जरूर है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग जो होता है वो 10 की पावर 5 मीटर सेकेंड की वोल्ट का होता है। किसी इलेक्ट्रॉन इतनी तेज गति करते हैं, पता चला 0.0001 सेकेंड में ये कुछ दूरी विस्थापित हो, तो वेग जब ऊष्मीय वेग किसी इलेक्ट्रॉन का देखते हैं तो 10 की पावर 5 मीटर सेकेंड आता है। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनों का जब औसत देखते हैं तो औसत शून्य प्राप्त होता है, क्योंकि धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति किया करते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है कि औसत ऊष्मीय वेग आपका 0, ठीक। इसके बाद आप पढ़ेंगे मुक्त पथ, फ्री पथ, ठीक है। और पढ़ेंगे क्या फ्री पथ, क्या माध्य मुक्त पथ सीधे पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे मुक्त पथ क्या होता है, फिर आप जानेंगे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ठीक। देखो जब इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमिक टक्करों के बीच जितनी दूरी तय होती है उसे मुक्त पथ कहते हैं, ठीक। जैसे जिस प्रकार से किसी धातु चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसी प्रकार स्पेस में आपके वायु किरण या गैसीय माध्यम गैस किरण रहते हैं। गैस पार्टिकल बिल्कुल धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे हैं। जैसे रूम है, इस रूम में गैस पार्टिकल बहुत से हैं, ठीक। तो सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे हैं, उनकी गति का कोई निश्चित क्रम ही नहीं। गैसों के अणुगत सिद्धांत में ऐसी बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो भी सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति कर रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति और गैस पार्टिकल की गति, इनमें जो फार्मूले वगैरह प्राप्त होते हैं सब हम एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। तो बात आती है इसके बाद माध्य मुक्त पथ। देखो माध्य मुक्त पथ क्या है, जैसे ये कोई धातु का टुकड़ा है, इसके भीतर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो ये पहली टक्कर होगी, और इससे टकराने के बाद वो इससे टकराया तो ये दूसरी टक्कर होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराया, पहली टक्कर हो गई, और इससे टकराने के बाद वो यहां से टकराया, दूसरी टक्कर हो गई, दो क्रमिक टक्कर हो गई। तो इन दो क्रमिक टक्करों के बीच जितनी दूरी तय की जाएगी वो है मुक्त पथ। भाई फ्री है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पथ है इनके लिए। फिर दूसरी टक्कर के बाद यहाँ तीसरी टक्कर हो, तीसरी के बाद यहाँ चौथी हो, चौथी के बाद यहाँ पांचवी हो,
5वीं के बाद छठी हो, छठी के बाद 7वीं हो, इस तरह से टक्कर होती चली जाएगी। ठीक, तो इस तरह से पथ को आप λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6 मान सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच जो तय दूरी होती है वो कहलाता है मुक्त पथ। और किसी इलेक्ट्रॉन की सभी टक्करें, जैसे हम 5 टक्कर ले लेंगे, तो 5 टक्करों में जो तय वो माध्य मुक्त पथ होगी, माध्य औसत वैल्यू होगी, वो माध्य मुक्त पथ है। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं आप कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच तय दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच तय दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, और किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की सभी टक्करों के बीच तय औसत दूरी को माध्य मुक्त कहते हैं। यहां पर लिख देंगे किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की सभी टक्करों के बीच तय औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। सभी टक्करों के बीच तय औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और देखिए माध्य मुक्त पथ का प्रतीक जो है लैम्डा बार है। ठीक, मुक्त पथ केवल लिखना चाहे तो लैम्डा, माध्य मुक्त पथ लिखा जाए लैम्डा बार होगा। देखिए माध्य मुक्त पथ का मान कैसे आप निकालेंगे, यदि पहली टक्कर में माध्य मुक्त पथ λ1 हो, दूसरी में λ2 हो, तीसरी में λ3 हो, इस तरह से nवीं टक्कर में माध्य मुक्त पथ, वो मुक्त पथ जो है λn है, तो माध्य मुक्त पथ आ जाएगा आपका λ1 + λ2 + λ3 प्लस डॉट डॉट कर देंगे λn बटे n। ठीक, तो सभी टक्करों के बीच इतना औसत मुक्त पथ है या माध्य मुक्त पथ है। ठीक, या औसत दूरी है। और देखो माध्य मुक्त पथ की वैल्यू होती है लगभग 10⁻⁹ मीटर की। ठीक, यहां पर लिख देंगे इसका मान 10⁻⁹ मीटर कोटि का होता है। कोटि का होता है मतलब जब ये वैल्यू लिखी जाएगी कहीं ना कहीं तो पावर में उसकी 10⁻⁹ के आसपास आ जाएगी। तब माध्य तक हो गया। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, श्रांतिकाल। ठीक, श्रांतिकाल या माध्य श्रांतिकाल। देखिए यहां पे आप लोग पढ़ने वाले हैं माध्य श्रांतिकाल। देखिए ये भी ऐसे ही है। माध्य श्रांतिकाल में आपको क्या लिखना है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच जितना समय लगता है उसे श्रांतिकाल कहते हैं। जैसे दो क्रमागत टक्कर हुई, टक्करों के बीच कितना टाइम लगा, जैसे एक टक्कर यहाँ पर हो फिर दूसरी यहाँ पर हो, तो इसमें जितना टाइम लगेगा वो श्रांतिकाल है। या ऐसे कह सकते हो कि मुक्त पथ को तय करने में जितना समय लगता है, भाई ये मुक्त पथ है, इसको तय करने में जितना समय लगेगा वो श्रांतिकाल है। और सभी मुक्त पथों को तय करने में लगा औसत समय, औसत श्रांतिकाल है या माध्य श्रांतिकाल है। ठीक, तो लिख देंगे किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय
श्रांतिकाल कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। ठीक है। और किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की सभी टक्करों के बीच लगा औसत समय, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की सभी टक्करों के बीच, सभी टक्करों के बीच लगा औसत समय माध्य श्रांतिकाल कहलाता है, माध्य श्रांतिकाल कहलाता है। ठीक। और ये तो पहले टक्कर का श्रांतिकाल टाउ 1 हो, दूसरी का टाउ 2 हो, तीसरी का टाउ 3 हो, और एनमी का जो है टाउ n। तो माध्य श्रांतिकाल आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टाउ बार। ये लैम्डा बार आपका औसत मुक्त पथ है या माध्य मुक्त पथ है, तो टाउ बार जो है ये माध्य श्रांतिकाल है। इसका मान देखो, इसका मान कितना होता है, इसका मान टाउ बार इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड की या सेकेंड कोटि का होता है, मतलब इतनी कोटि का मान होता है। टाउ बार जो है औसतन इतना होता है, कोटि का होता है। तो देखो इन सबके आपको मान भी याद रखने इस तरह से, 10 की पावर माइनस 9 मीटर की कोटि का ये होता है, औसत उसमें वेग 0 होता है। किसी इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग जो है कितना 10 की पावर 5 मीटर सेकेंड होता है। औसत श्रांतिकाल जो है 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड की कोटि का होता है। तो इस प्रकार आप श्रांतिकाल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हम आज बता दे रहे हैं आपको, वो है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कह सकते हैं इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बहुत प्रमुख है, इसकी डेफिनेशन बहुत प्रमुख है। ठीक। तो थोड़ा सा बताएंगे, डेफिनेशन कल रहेगी। देखिए, जब तक किसी चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा था, तब तक वो सभी दिशाओं में घूम रहे थे, सभी दिशाओं में गति कर रहे थे। कोई उनका गति करने का निश्चित समय या निश्चित पथ नहीं था। ठीक। किसी भी प्रकार से वो गति कर रहे थे, अनियमित और यादृच्छिक गति। लेकिन अब ये हमारे पास एक धात्विक टुकड़ा दिया जाए, ठीक, कोई वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब आप सोचो जरा, जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं है तब तक ये सभी दिशाओं में चलते हैं। ठीक। सभी दिशाओं में अनियमित और यादृच्छिक गति करते हैं। लेकिन अगर हम इसके सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र लगा दें, इसके सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, तो आप बताओ, देखो इस प्रकार से लगाया हमने, जैसे तो इस तरह निगेटिव या पॉजिटिव, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ इस डायरेक्शन में ही, एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र। ठीक। बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया, तो जैसे ही इस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे, हर इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा, आप जानते हैं, बराबर QE। किसी ई वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण Q स्थित है, Q आवेश का कण है, तो उस पर QE बल लगता है। और यहाँ पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए E बल आएगा, तो हर इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा। और जब हर इलेक्ट्रॉन पर बल इतना लगेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में चलेगा। क्योंकि हम जानते हैं ऋणावेशित कणों पर बल जो लगता है, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर इधर की ओर एक बल लगेगा, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जो है गतिमान हो जाएंगे। ठीक। अगर इसमें धनावेश होता, वो तो इधर जाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों पर F बराबर QE बल लगेगा, और इस बल के प्रभाव से उनमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और त्वरित गति के कारण वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान हो जाएगा। ठीक। और अब ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलेंगे, जिस धीरे धीरे, जिस सूक्ष्म और नियत वेग से चलेंगे, वही आपका वेग क्या है, अनुगमन वेग, अपवाह वेग। कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी धात्विक चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं, उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। जब मैं देखो,
आया कैसे ये समझ लीजिए, जानना है ये परिभाषा देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुवन वेग है। लेकिन कैसे आया, क्यों चलने लगे इस डायरेक्शन में? ठीक, सब इलेक्ट्रॉन पहले इधर उधर गतिमान थे, लेकिन जैसे बल वाला डंडा आया सब एक दिशा में चल गए। ठीक, सब इलेक्ट्रॉनों पर बल इधर की ओर लगा, सब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल गए, क्योंकि ये सिरा नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गए, सब इलेक्ट्रॉन इधर से रिपल होंगे, उधर अट्रैक्ट होंगे, सब इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे और इलेक्ट्रॉन निश्चित क्रम में चलने लगेंगे। जिस वेग से चलने लगेंगे वही वेग आपका क्या है। और जब आवेश या इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होने लगेंगे, या कह सकते हैं कि नेट आवेश प्रवाहित होने लगेगा, तो इस चालक से करंट भी फ्लो करेगा। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में चल रहे थे तब तक इनमें कोई करंट नहीं था। जैसे हम कहते हैं आवेश गतिमान हो जाए तो धारा हो गई, लेकिन आवेश की गतिमान मात्र होने से ही धारा नहीं बहती। आवेश गतिमान हो और उसका एक निश्चित प्रवाह हो, आवेश नेट प्रवाहित हो रहा हो चालक से हो, तब धारा बहेगी। ऐसे तो मान लीजिए हमारे पास अगर आयरन की जो लोहे की टेबल है उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो भी चल रहे हैं, तो फिर उसमें भी धारा बह रही है। ठीक, पता चला करंट लग रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर गति जो है अनियमित गति है, सभी संभव दिशाओं में गति, इसलिए वहां पर नेट आवेश प्रवाह की दर 0 है, इसलिए कोई धारा नहीं बहती। लेकिन जब हम वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो नेट आवेश प्रवाह होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो कल आप इसको डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी।